दोस्तों आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन यानी कि जो आपका मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम होता है आपका Mg, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होती है, तो आपका यहाँ पे Mg2 और O2 इसकी रिएक्शन होती है, तो आपका MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये बोला गया इसमें कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। क्योंकि हमने रिएक्शन देखा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए इसके ऊपर किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी आदि का आवरण चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये क्या होता है कि ये वायु खुला छोड़ने पर ये इसके ऊपर अवांछनीय परतें जमा हो जाती है, और उसको हटाकर ही हम ऑक्सीजन की इससे क्रिया कराएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस लैंग्वेज सर में आप ये वाली रिएक्शन इसके साथ ऐड कर देंगे तो आपका आप फुल मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण क्रिया है। मंद का मतलब होता है कि बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे चलने वाली रिएक्शन है, और बिल्कुल धीरे ही इसका दहन होता है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें तीन चीज़ बताई उसने, क्या बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है आपकी CO2 प्लस जल वाष्प यानी कि H2O, और क्या बताया उसने कि एटीपी के रूप में, तो क्या आपकी जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, ये आपका बनता है इसमें, और अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, मतलब ऊष्मा का बनना। तो जिस रिएक्शन में ऊष्मा निकलेगी, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण का मतलब होता है कि क्रिस्टल फॉर्म में हमें रिएक्टेंट यानी कि उत्पाद को प्राप्त करना। तो जब दो क्रियाकारक यानी जब दो रिएक्टेंट के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, और इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। यानी कि मान लो आपने पानी के अंदर आपने ये पानी लिया, ठीक है, अब इस पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया, तो नमक जो पार्टिकल होंगे वो उसके अंदर आराम से घुल जाए, आपको दिखेंगे फिर नमक है कि पानी है, तो बस वो नमक के पार्टिकल जितने भी होते हैं उसके अंदर घुल जाते हैं, मतलब कि उसके अंदर बिखर गए, अवक्षेपित हो गए। तो यही होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। और ये बोला जाता है कि जब दो क्रियाकारक के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब उस पानी को छूओगे तो उसमें ठोस ठोस मतलब छूने पर आपको क्रिस्टल फॉर्म में हाथ में तीखापन दिखाई देता है, और तो उसे अवक्षेप बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन की बात करें तो हम जब BaCl2 है ना, ठीक है, आपकी क्या है कि इसमें बोला गया कि आप जब दो क्रियाकारक, तो हमने दो क्रियाकारक कौन कौन से लिए हैं, BaCl2 और Na2SO4 लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों को समझेंगे इनकी रिएक्शन से पहले कि ये जो होता है, तो जो Ba होता है इसके ऊपर कितना होता है 2+, और जो Cl होता है इसके ऊपर माइनस होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे Cl के कितने मोलिक्यूल लिए 2, ताकि दोनों मिलके क्या बनाएगा Cl2। क्लियर है। अब यहाँ पे सोडियम क्या होता है, तो Na+ देता है, और आपका सल्फेट देता है SO4 2- देता है। ठीक है, तो बस इसी कॉम्बिनेशन को बनाने के, अब देखो अब आपके पास सिंगल इधर है, इधर ये है, दोनों आपस में, और यहाँ पे भी हमने इसी की पूर्ति के लिए इसके Na+ लगाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब रिएक्शन करते हैं, तो जब आपकी BaCl2 प्लस Na2SO4 से रिएक्शन करवाई जाती है, तो NaCl यानी कि 2NaCl प्लस क्या बनेगा BaSO4 बनता है। ये आपका सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल व वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत हो जाती है, और अपना स्वाद और गंध बदलकर विकृत हो जाते। ठीक है, गंध बदल कर विकृत गंध हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है।
क्योंकि आप ही देख लो, अगर आप एक चिप्स की थैली खरीद के लाते हैं, उसको अगर थोड़ी देर भी आपने वायु में खुला छोड़ देते हैं, आप किसी डिब्बी में पैक करके या उसको फाड़ कर रख देते हैं, तो वो थोड़ी देर में नरम हो जाती है और धीरे धीरे वो विकृत हो जाती है, यानी कि उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बेकार किस्म का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर ऑयल की एक परत निकल गई। तो उसी को रोकने के लिए उसे नाइट्रोजन जैसी सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है, जो कम सक्रिय होती है, ताकि ये आसानी से बहुत टाइम तक चल सके। और इसीलिए जितने भी चिप्स, कुरकुरे, जो भी थैलियाँ होती है, उनमें नाइट्रोजन गैस ही डाला जाता है। अब लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने की, संक्षारण मतलब कि आप सिंपल भाषा में बोलते हो जंग, तो क्योंकि जो लोहा होता है वो वायु और नमी दोनों से एक रिएक्शन करके क्या कर लेता है, उसको जंग लग जाती है, यानी कि लाल रंग की परत चढ़ जाती है। और लाल रंग की जो परत होती है, उसे जो सड़ने से बचाने के लिए उसके ऊपर हम ऑयल या पेंट कर देते हैं, ताकि वो हवा और नमी के संपर्क से थोड़ा सा दूर बना रहे। और जैसे वो दूर रहता है तो आसानी से उस पर जंग नहीं लग पाएगी और वो लंबे समय तक चलता रहेगा। इसीलिए लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो आपको लिखना क्या है कि लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं, जिससे वे नमी के संपर्क में न आए। ठीक है। अब अगला है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसीलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी को, सोडियम जो होता है उसको मिट्टी के तेल में, जिसे हम घासलेट या केरोसिन का तेल कहते हैं, में डुबो कर रखा जाता है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है, क्यों होती है? तो दवा की जो बोतल होती है अधिकांशतः रंगीन होती है क्योंकि उस जो दवाई होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि जो अगर उन पर सनलाइट गिरेगी तो सनलाइट की प्रेजेंस में वो ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली गैस बना लेती है, जिसे हम फास्जिन बोलते हैं। विषैली गैस का नाम क्या है? फास्जिन। और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। अतः इसे रोकने हेतु दवाओं की बोतल जो होती है उसे रंगीन रखते हैं। ठीक है, यानी कि दवाओं को रंगीन बोतलों में ही पैक करके रखा जाता है। अगर डायरेक्टली रखेंगे तो वो मतलब ऑक्सीकृत हो जाएगी और फाजिन बना लेगी, इसलिए। और फाजिन का नॉर्मल सूत्र होता है COCl2। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? तो विलयन का रंग उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि जिंक जो होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कि अगर हम इसमें बात करें तो जो आपका होता है मोस्टली इसे नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन आपको घुमा के पूछ सकते हो तो इसके बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, जो Zn होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से, ठीक है, रिएक्ट होता है। तो यहाँ पे जो ये अधिक क्रियाशील होता है और ये कम क्रियाशील होता है। तो जो Zn जो होता है वो जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर कम रिएक्टेड को बाहर निकाला, जिससे ये कॉपर सॉलिड फॉर्म के रूप में तैयार हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग क्यों उड़ जाता है? तो जिंक का विलयन जो होता है वो कॉपर सल्फेट, जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर को वो रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद अटैच हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि विलयन का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर का विस्थापन करके रंगहीन जिंक सल्फेट विलयन बना लेता है। और अगर आपसे पूछे कि जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है तो ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। और कॉपर सल्फेट का होता है ब्लू कलर, क्योंकि जैसे ही कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक आएगा उसका वो कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम धातु का टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, खाली आप एक लैंग्वेज का सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो, आपके सामने है ये। नेक्स्ट बात करते हैं जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। वही ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। और इसमें भी ये क्या करेगा कि जो लोहा होता है, यानी उसमें हमने क्या करा था, कॉपर और आयरन का, और यहाँ पे जिंक, और उसमें हमने जिंक और कॉपर की रिएक्शन करवाई थी। वैसे यहाँ पे हो जाएगा कॉपर और आयरन की रिएक्शन, कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन डाला जाता है तो उसका जो रंग होता है, ये कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये FeSO4 आयरन सल्फेट की परत बना लेता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो इसे बोलेंगे आयरन सल्फेट। क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। ठीक है, इसमें आपकी रिएक्शन नहीं लिखी है लेकिन अपन रिएक्शन लिख लेते हैं। तो क्या बोला कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बना लेता है इसे, और इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है।
तो इसकी रिएक्शन मैं आपको समझा देती हूँ कि जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4। आपको अच्छे से क्लियर ही लिखना है ताकि आपका एक भी नंबर यहाँ से माइनस ना हो। इसे हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है और इसका रंग कैसा होगा, तो नीला, नीला रंग, क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। तो कॉपर सल्फेट के लेने विलयन में किसे डुबो जाता है, लोहे को डुबो जाता है। अब लोहा मतलब हमारा क्या है, आयरन। ठीक है, तो जब लोहे की छड़ को हम डुबोते हैं या कील को डुबोते हैं तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके आपने यहाँ से इस कॉपर को बाहर निकाल दिया, ये सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और लोहा अभी यहाँ पे आपका सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, जब यहाँ से कॉपर निकला तो आपका ये दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा और ये आपका फेरस सल्फेट बन जाएगा। ये आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बना लेगा जो, ठीक है, सॉल्यूशन वाला, जिसका रंग क्या होता है, हरा रंग। और इसने यही बताया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इसीलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आलू के चिप्स निर्माता जो होते हैं, ठीक है, आलू के निर्माता जो होते हैं वो चिप्स की थैलियों को नाइट्रोजन से क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होते हैं कम क्रियाशील। अभी हमने बोला, अभी जस्ट हमें विकृत गंधिता वाली बात करी थी। तो जो नाइट्रोजन होती है वो कम क्रियाशील गैस होती है, वो आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए गैस यूज कर देते हैं जिससे चिप्स का उपचयन ना होकर, यानी कि उसका ऑक्सीकरण ना होकर, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण उपचयन का ही एक नाम होता है ऑक्सीकरण। इसलिए आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को क्या करते हैं, नाइट्रोजन से भर देते हैं। और इसी के समान ही ये वाला क्वेश्चन बनता है विकृत गंधिता, खाली पूछने का उसका तरीका अलग है कि नाइट्रोजन से भर के देते हैं, विकृत गंधित हो जाता है, या फिर किसी और प्रकार से पूछ लेगा। तो वही आलू की ये विकृत गंधिता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक न रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंध हो जाते हैं, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जिससे कम क्रिया सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, ये आपका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी, बट बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए आपके मैं एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। आपको बोला गया कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो पहले कथनों को परिवर्तित करने के लिए आपको पहले कथन बनाना आना चाहिए। अब इस कथन में आपको क्या दिया गया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, क्या बोला गया है कि जो नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, तो हमारा नाइट्रोजन के लगेगा N प्लस, फिर क्या बोला है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस भी बना लेंगे। और हमें पता है उसने बोला है कि अमोनिया बनाता है, तो अमोनिया के लिए हम NH3 लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे NH3 बना रहा है तो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन अकेला और ये, तो आप अगर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हमने लिए, मान लीजिए हमने 3 हाइड्रोजन लिए, तो 3 हाइड्रोजन तो 3 कॉम्बिनेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी कॉम्बिनेशन के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो आपका नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा N2, ठीक है, या 2N। तो जब N2 की रिएक्शन 2H3 से करवाएंगे यानी हाइड्रोजन से करवाएंगे तो अमोनिया बनेगा। और आपको सबसे पहले इसको सेट करना आना चाहिए। क्लियर है। जब तक आपको इसे सेट करना नहीं आएगा, और आपका यहाँ पे तो आप नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर सकते हैं इस रिएक्शन को। और एक बार और देख लीजिएगा क्या लिखा। सबसे पहले हमने बोला कि नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करने पर आपका अमोनिया बनता है, तो ये नीचे वाले ऊपर NH और 3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा उसने कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, जो आपके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है ना, उसने क्या बोला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु में दहन, तो वायु क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन बना के ही चलना है ना आपको, बिना कॉम्बिनेशन के नहीं होगा,
क्योंकि देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 सल्फर। अब सल्फर के ऊपर कितना रहता है 2 माइनस, और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 सल्फर लिए, 2 सल्फर के साथ में 4 हाइड्रोजन, कॉम्बिनेशन सही साइड चला। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन यहाँ से कैलकुलेट होना चालू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका 3O2, तो ऑक्सीजन के हमारे पास अणु है 6। अब आपको बोला है कि ऑक्सीजन दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपका जब इसे होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, ठीक है, दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अब जल निकला यानी कि H2, यहाँ से H2 लिया और O लिया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका 2 ऑक्सीजन आ गए। अब आपके पास कितने बचे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर के 2 मॉलिक्यूल, इसलिए सल्फर के सामने ये, तो आपका यहाँ से 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन और ये 4, कितने 6 ऑक्सीजन आपके प्राप्त हो चुके आपको। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि ये आपका तो आप लिख देंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन किससे हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है। तो आपका जल और क्या बन रहा है, सल्फर डाई ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट का सबसे पहले एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, Al। एल्यूमिनियम इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम, क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम। कि एल्यूमिनियम बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से। तो अब आपको ये एल्यूमिनियम है और बेरियम के लिए हम क्या लगाते हैं Ba, इसे बोलते हैं बेरियम। और सल्फेट SO4, इसे बोलेंगे सल्फेट। ठीक है, अब रिएक्शन करते हैं कि जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवशेष देता है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4 की रिएक्शन होगी, और बोला है उसने कि बेरियम क्लोराइड के साथ कराना, तो 3BaCl2 ये कॉम्बिनेशन बना के रखा है मैंने ना। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे, इसकी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो Ba कितना है 2 है, और एल्यूमिनियम कितना रहता है, एल्यूमिनियम कितना रहता है आपका, तो यहाँ से ठीक है, तो आपने क्या बनाया इसका, आपने Al2SO4 3BaCl2 लिया है। ठीक है, अब क्या बनेगा आपका, यहाँ से इसके साथ कॉम्बिनेशन और इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे भी आपका क्योंकि ये 3 है तो इसके साथ में 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 प्लस है तो ये भी, इसको भी 2 माइनस है, तो 3 के साथ में 3 का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे 2 के साथ में इस 6 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे Al3 प्लस होता है तो Cl माइनस होता है, तो यहाँ पे 6 Cl चाहिए और 2 L चाहिए। तो हमें क्या बनेगा 2AlCl3 प्लस 3BaSO4, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बोला है कि पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम धातु के लिए हम क्या लिखेंगे 2K। पोटेशियम धातु जल के साथ, तो जल के लिए हम क्या लिखते हैं H2O। ठीक है, जब पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए होगा KOH, क्योंकि यहाँ 2K और 2, तो यहाँ से 2KOH। अब यहाँ पे क्या बचा, एक हाइड्रोजन बची, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बचे। ये ऐसे आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए हम इतना काफ़ी है। अगर चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक समझे, देखें, ताकि आपको इसमें कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिले। थैंक यू।